सेंस कि आपके पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी आता है, वो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रैटिफिकेशन एक चैप्टर है आपका। डोंट गेट स्केर्ड बाय दिस वेरी बिग वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन। जस्ट इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। कास्ट के बेसिस पर डिवाइड है, रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड है, जेंडर के बेसिस पर डिवाइड है। डिवीजन तो है, बट वो डिवीजन दैट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन अ रैंक, इन एन ऑर्डर। आपकी सोसाइटी है, society is divided on religion, on language, on gender, but इसको अगर हम ऐसे भी देखें तो this is divided into different layers, different stratas, ranks. ठीक है, you as an individual is placed somewhere in this hierarchy, somewhere in this rank order, based on your gender, based on your financial status, that is your class, बेस्ड ऑन योर कास्ट, बेस्ड ऑन योर रिलीजन। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिला के सोसाइटी आपको एक पोजीशन देती है। ठीक है, दैट सोसाइटी इज गिविंग यू अ पोजीशन, इट इज गिविंग यू अ रैंक इन द सोसाइटी। सोसाइटी इज पुटिंग अ कंस्ट्रेंट ऑन यू, एंड दिस इज द चैप्टर स्ट्रैटिफिकेशन। यही होता है स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब। एंड इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वी विल बी स्टडीइंग द मोस्ट फेमस टॉपिक्स हियर। वन इज इक्वालिटी का टॉपिक आता है, एंड वन इज आपका पॉवर्टी का टॉपिक आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी द टॉपिक ऑफ फर्स्ट इक्वालिटी। डोंट वी ऑल वांट एन इक्वल सोसाइटी? हम सब चाहते हैं कि भेदभाव ना हो किसी भी लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। डोंट वी ऑल वांट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, ठीक है, दैट डीपीएसपी में, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इट्स रिटन दैट वी वांट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, दैट वी वांट के गरीबी ना हो। इक्वालिटी की बात करी गई है, इवन इन आवर प्रीएम्बल इक्वालिटी हैज बीन टॉक्ड अबाउट। तो बट क्या डू वी सी दैट इन अ रियलिटी? आर वी एबल टू अचीव दैट लेवल ऑफ इक्वालिटी विच वी परस्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी वैल्यूज में रिफ्लेक्ट होता है? इक्वालिटी इट हैज रिमेन्ड अ ड्रीम। देयर इज नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड वेयर यू वुड सी complete equality in terms of everything, in terms of wealth or in terms of power or in terms of prestige. तो इक्वालिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है या इनइक्वालिटी को मुझे डिफाइन करना है, तो what is actually happening? There is unequal distribution of, there is unequal distribution of a minute. Okay. Equality, if I have to define, there is unequal distribution of power, there is unequal distribution of prestige, and there is unequal distribution of wealth. प्रेस्टीज कैसे? प्रेस्टीज का मतलब, स्टार्ट करते हैं पावर से। पावर मतलब पॉलिटिकल पावर भी है। पावर की डेफिनेशन हम क्या लेते हैं सोशियोलॉजी में? पावर मींस, वन इज कि आप वायलेंट हो रहे हो। इफ आई हैव अ गन एंड आई पुट इट ऑन योर टेम्पल, आपकी कनपट्टी पर रख दूं, एंड आई आस्क यू टू डू दिस और दैट, यू विल स्ट्रेट अवे अग्री टू मी। तो पावर का मतलब ये होता है कि आई एम एबल टू गेट वर्क आउट ऑफ यू इवन अगेंस्ट योर विल। I am making you do things even if you do not want to do things. That is my power over you. It can be violent. It can be me putting a gun on your head.
It can be rational or legal also, like in politics it is legal. You have to, as an IS, you have to go by the directions of your senior politicians. जो hierarchy बनी है, your subordinates have to follow your directions. तो one is legal power and the other is, you can say, violent power, के गन दिखा के या वेपन के बेसिस पे हम कर रहे हैं. तो दिस पावर का कॉन्सेप्ट भी, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी. सम पीपल हैव मोर पावर, some people have less power. People in politics, people in bureaucracy, they are way more powerful than people at the lowest rung of our society. The people living in slums, people working in daily wage laborers. ठीक है. फिर आता है कॉन्सेप्ट प्रेस्टीज का. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेस्टीज? प्रेस्टीज का मतलब होता है ऑनर, द ऑनर गिवन टू यू बाय द सोसाइटी, द एस्टीम यू हैव इन द सोसाइटी. तो कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है आपको सोसाइटी में. व्हाट इज दिस अ फैक्टर ऑफ? Isn't it a factor of whether you belong to upper caste or lower caste, especially with respect to Indian society? ठीक है. Class, कितना, how rich you are, or it can be a product of your individual achievements also. ठीक है. If you have worked certain, done some kind of social work, तो जो prestige है, the respect, the honor, that is also unequally distributed in society. Some people have more honor in the society. The Brahmins, ठीक है, Brahmins, even if they are from the poor family, ritually, culturally, they are way more respected in Indian society than the lower caste. Here I always give the example of the former president Ramnath Kovind. When he visited Pushkar temple गए थे, he belongs to scheduled caste, he is from Kanpur. When he visited Pushkar temple, because he belongs to lower caste, when he came out of Pushkar and went back to Delhi, the Brahmins, the Pandits of Pushkar temple, they actually purified the temple. Okay, they did some yagya, they did some puja for the purification of the entire temple. So imagine the prestige the Brahmins have, even in comparison to the highest position, the President of India. Uske upar bhi cultural, ritually, Brahmins are above them. So this means the prestige is unequally distributed in our society, in any society of the world. Then equality का third factor आता है wealth, which you will be very well aware of. Of course, wealth, especially in India's case, it's highly unequally distributed in our society. If we take, अभी जब अडानी का केस चल रहा था, अडानी till January was the third richest person in the world before the Hindenburg report came out. ठीक है. तो उसके बाद his rank reduced, but still कितना reduce होगा? It reflects कि a country like India, where people are actually, where we are running the biggest, food programs, PDS जो हमारा चलता है, public distribution system, जहाँ पे crores of people are benefiting, BPL, below poverty line के अंडर कितने लोग रह रहे हैं, that the same country is generating the third richest person in the world. So imagine the level of unequal distribution of wealth we have in our society. So equality जो है यहीं पे डिफाइन होती है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी आई कैन से, कि जब तक ये रिसोर्सेस आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते सोसाइटी में, टिल देन वी कैन नॉट से दैट आवर सोसाइटी इज इक्वल और आवर सोसाइटी इज इगैलिटेरियन. ठीक है. अब इक्वालिटी के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. लेट्स सी. इक्वालिटी इज, सोशियोलॉजी में इक्वालिटी इज डिफाइंड एज 4 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी. ठीक है. 4 तरह की इक्वालिटी हम डिफाइन करते हैं. वन इज, डोंट गेट स्केर्ड बाय द टर्म, ऑन्टोलॉजिकल, या इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि इक्वालिटी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स क्या बोलते हैं कि एवरीबडी इज बोर्न इक्वल.
देयर शुड बी इक्वालिटी एट बर्थ. ठीक है, पीपल बॉर्न, मेनी फिलोसफर्स ऑल्सो, यूरोप के, स्पेशली यूरोप में वेरी मेनी philosophers they came up with the concept that everybody, irrespective of whether they are male or female, whether they are born in a rich family or a poor family, whatever they are, if he's a human and he's at birth, they have equal rights. ठीक है, तो एट बर्थ की बात होती है, नेचुरल राइट्स की बात होती है यहाँ पे. ठीक है, कि सर्टेन बेसिक मिनिमम राइट्स होने चाहिए जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न एज ह्यूमंस. ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है. दिस इज ऑन्टोलॉजिकल इक्वालिटी. जस्ट बिकॉज ऑन्टोलॉजिकल मतलब जस्ट बिकॉज वी आर बीइंग्स, जस्ट बिकॉज वी एग्जिस्ट, वी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. फिर आती है आपकी सेकेंड नंबर पे आती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ये मतलब है that everybody should get equal opportunity to the positions in society. जो भी हमारी सोसाइटी में पोजीशंस है, वेदर आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेदर आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, वेदर आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस कॉन्सेप्ट केम आउट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Equality of opportunity, that all the positions in the society, they should be a competitive exam या competitive entry होनी चाहिए. People in the society, they will, ये people हैं, ठीक है, they should have equality of opportunity, that they will be competing for the positions in society, and उस competition में जो जीत के आएगा, he will be given that position. यूपीएससी का जो एग्जाम है दैट इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है, जो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं फॉर प्रेसिडेंट, फॉर प्राइम मिनिस्टर, फॉर एमएलए, एमपी, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ दैट वी आर गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अचीव द इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन द सोसाइटी. क्लियर है? अब इसके क्रिटिक में कुछ लोग आते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. सम क्रिटिक्स दे से कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इवन इफ यू ब्रिंग अ कंपेटिटिव एग्जाम, इवन इफ यू ब्रिंग इलेक्शंस, तो भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है. व्हाई? बिकॉज सम पीपल आर कल्चरली मोर एडवांटेजियस. कुछ लोगों को कल्चरल एडवांटेज है जो कि उनको उस कंपटीशन में सोशल पोजीशंस जीतने में मदद कर रही है. व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल पोजीशंस आर वी टॉकिंग अबाउट? एज यू कैन गेस राइटली, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट वेल्थ, कास्ट. वेल्थ में मनी, मनी, यू नो, मनी प्लेज अ रोल इन इलेक्शंस, कास्ट प्लेज अ रोल इन इलेक्शन, religion plays a role in election, gender plays a role in election. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कल्चरल एडवांटेजेस जो हैं, यहाँ पे these are actually helping you or not helping you. Basically the unequal distribution of cultural advantages, this is actually bringing unfairness in the competition जो कि सोशल पोजीशंस अचीव करने के लिए हमने बनाया, जस्ट टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो ये दिस इज द पॉइंट यू हैव टू ब्रिंग टू मेक योर आंसर्स वे मोर डिस्कशनेबल, कि व्हाट आर द डिफरेंट आर्गुमेंट्स गिवन बाय डिफरेंट सोशोलॉजिकल थिंकर्स. ये पॉइंट है. देन सेकेंड आता है, थर्ड आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ कंडीशन. कंडीशन, अब जब कल्चरल क्रिटिक्स ने बोल दिया कि भाई सम पीपल हैव कल्चरल एडवांटेजेस, तो एक नया उससे भी मोर फंडामेंटल लेवल ऑफ इक्वालिटी की वी टॉक अबाउट कि भाई
कंडीशनल लेवल पे दे दो हमें इक्वालिटी, दैट मीन्स all the people in the society, their conditions should be equal. What does that mean? Let's take the example of Dalits. Dalits, the condition of Dalits is way more miserable in India than the conditions of the upper caste, so called upper caste, the Brahmins. ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ ले आए कि उनकी कंडीशन सेम हो जाए, और द कंडीशंस ऑफ पोअर पीपल, पीपल लिविंग इन स्लम्स, और द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है, ऐसी अगर हम उनको कंडीशनल एडवांटेज दे दें दैट दे आर ब्रॉट एट पार विद अदर पीपल, अदर stratas, other social groups in the society, then we will call that equality of condition. And as a result of that, हमारे यहाँ क्या है, we have the policy of positive discrimination. क्या है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज. अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन होता है फॉर ब्लैक्स. देयर कॉन्सेप्ट इज लिटिल डिफरेंट. इट इज नॉट रिजर्वेशन. देयर कॉन्सेप्ट इज if there are two people applying for a degree in Harvard Business School, मान लो, and one is black and one is white, and both of them have equal educational qualifications, both of them have equal, their merits are equal. अगर educational merits are equal, education level पे वो same है, तो whom should we choose? दोनों में से हम किसको choose करना चाहिए? The one who has actually gone through historical disadvantages. So here we will be choosing African American person. ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव एक्शन का. Those who have gone through historical disadvantages, they went through historical ostracization, slavery इन्होंने सही, ठीक है, their grandfathers were slaves of whites. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज एक्चुअली टू ब्रिंग कंडीशनल इक्वालिटी, कि एटलीस्ट उनकी सोशल कंडीशंस को हम कुछ हद तक सिमिलर, if we can bring their social conditions at par with other social groups in the society, to some level we are trying to achieve equality of conditions. ठीक है, फिर एक और टाइप की इक्वालिटी की बात होती है. लेट्स स्टडी अनदर, एंड दिस इज अ रैडिकल कॉन्सेप्ट. ये थोड़ा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है. इक्वालिटी ऑफ आउटकम. ठीक है, इसका मतलब क्या है? वट एवर आई डू, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वट एवर आई डू, द आउटकम ऑफ माई एफर्ट्स, ऑफ माई हार्ड वर्क, it should be same with other, same as other members of the society, other individuals of the society. ठीक है, अब this concept is radical, थोड़ा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है. एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, सोशलिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं. सोशलिज्म की जो थ्योरी है, व्हाट डज सोशलिज्म, आपने बहुत सुना होगा, बट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सोशलिज्म क्या बोलता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम सारी, द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, सम पीपल हैव मोर प्रॉपर्टी, सम पीपल हैव लेस प्रॉपर्टी, और अनइक्वल कंट्रोल ओवर, just be with me, I'll explain you. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? मतलब किसी भी जगह, किसी भी सोसाइटी में, इफ आई हैव टू प्रोड्यूस, अगर मेरे को फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी चीज मेरे को प्रोड्यूस करनी है, आई एम अ बिजनेस पर्सन, तो मेरे को लैंड चाहिए, मेरे को मशीनरी चाहिए, मेरे को बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मेरे को लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी. तो if I own these things, if I own the land, if I own the machines, if I own the building, if I own the labor also, I am the owner of the means required for production, and this is unequally distributed in our society. Some people have
ओनरशिप, हेरिडिटरी ओनरशिप ऑफ लैंड्स, ठीक है. सम पीपल नेवर हैड लैंड्स, देयर एंसेस्टर्स नेवर हैड लैंड्स, तो उनके पास भी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं आई. तो ये जो प्रॉब्लम है, इवन इफ वी टेक कि 86% फार्मर्स इन इंडिया आर एक्चुअली स्मॉल and marginal farmers having less than 2 hectares of land, and that means only 14% of farmers are big farmers with greater than 2 hectares of land. ठीक है. तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सोशलिज्म बोलता है कि दिस इज द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी. एंड सोशलिज्म कहता है, प्रपोज करता है कि सारी प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द स्टेट, should be owned by the government, and फिर वो equal distribution करेगा, and that will bring equality of outcome. सब कुछ equal हो जाएगा सोसाइटी में, egalitarianism, सोसाइटी में बराबरता आ जाएगी. but this is again a radical concept. ठीक है, ये आपको क्लियर है. फिर हम देखते हैं कि इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, अब इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या आते हैं, सोशलिज्म के अगेंस्ट आर्गुमेंट ये आते हैं कि ब्रिटेन की बात करते हैं. सोशलिज्म के अगेंस्ट या इक्वालिटी ऑफ आउटकम के अगेंस्ट एग्जांपल आते हैं कि भाई, इफ आई एज अ पेरेंट want to send my child to a private school, ठीक है, तो how can the British government stop me if British government is encouraging government schools to bring equality in society, that everybody should study in government schools, private school महंगे होते हैं, ठीक है, तो that brings inequality in society. तो मैं as a parent I give the argument that मेरी पर्सनल फ्रीडम, माई चॉइसेस, choice of freedom, this is being hindered when I am being forced to send my kid to a government school. मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजूं चाहे प्राइवेट स्कूल में भेजूं. तो इंडिविजुअलिज्म, माई इंडिविजुअलिज्म इज बीइंग वायलेटेड. तो दो आर्गुमेंट हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड चॉइस ऑफ फ्रीडम, दैट दिस इज बीइंग वायलेटेड अगर मेरे पे आप ये चीजें इम्पोज कर रहे हो. इसके अगेंस्ट फिर कुछ लोग बोलते हैं, सम स्कूल ऑफ थॉट, सम सोशियोलॉजिस्ट से दैट द प्रिविलेज्ड एलीट्स, द रिचेस्ट पीपल इन द सोसाइटी, अंडर द नेम ऑफ चॉइस ऑफ फ्रीडम, अंडर द नेम ऑफ इंडिविजुअलिज्म, they are actually continuing the persisting inequalities in society. Elites जो हैं, जो अमीर लोग हैं, those who actually own the property, those who actually own the wealth, the prestige, the opportunities, तो वो इन बहाने दे के under the name of these things they want to preserve their higher status in the society, their elite status in the society. ये arguments चल रहे हैं. Ultimately अगर हम बोलें, इंडिया की बात करें, लिबरल डेमोक्रेसीज की बात करें, ऑल लिबरल डेमोक्रेसीज दे एक्चुअली प्रमोट कि भाई इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, राइट. इंडिया ऑल्सो, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, आर प्रीएम्बल, आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इवन आर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, सब बोलते हैं इक्वालिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आती है. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन थ्योरी तो दे आर अग्रीइंग कि यस वी शुड ब्रिंग अप पॉलिसीज टू ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी, बट फॉर दैट they are not able, they do not want to follow radical changes, they do not want to bring radical policies to bring equality. ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट टू ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ठीक है, नेहरू जी की ये पॉलिसी थी, तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी डेलिबरेटली हटाया था. एंड दे ब्रॉट एक्ट्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट. ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट मतलब कि एक सीलिंग है, एक कोटे के ऊपर अ फैमिली, अ हाउस होल्ड कैन नॉट
own a land. So they wanted to actually distribute land to the landless people in our society. ठीक है, but इसमें क्या हुआ, this policy, this land sealing act, this effort of distribution of land to the landless people of India, this was not successful. This was successful only in 2 states in India. One was West Bengal and one was Kerala. Why? बिकॉज देखो, इन थ्योरी वी वांट के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बट स्टेट लेवल पे ये बहुत ज्यादा हिंड्रेंस थी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. ओनली दीज 2 स्टेट्स could implement because they were ruled by कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, जो कम्युनिज्म में बिलीव कर रही है. दोज हु एक्चुअली देयर थ्योरी, इन थ्योरी ऑल्सो देयर आइडियोलॉजी वॉज दैट हाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. लैंड जो है एक्चुअली में देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. तो सीपीआई, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी में ही था, दे एग्रेसिवली, दे रेडिकली इम्प्लीमेंटेड दीज एक्ट्स, एंड दैट इज वाई the land sealing act and all the other acts related to redistribution of land, they were successful only in 2 states which were ruled by the ideology of communism. ठीक है, तो ये hindrance है कि theoretically हम liberal democracies they follow, but you do not want to implement it on a radical scale. This is the problem. अब next हम एक topic पढ़ लेते हैं. Let's study about equality. मैंने आपको basic बता दिया है कितने टाइप की होती है, क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द स्कूल ऑफ थॉट्स, क्या क्या आर्गुमेंट चल रहे हैं, काउंटर आर्गुमेंट चल रहे हैं. अब हम व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन, लेट्स स्टडी अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इन योर GS1, जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 आपकी सोसाइटी आ रही है. इफ यू टेक 2022 पेपर, 75 to 80 मार्क्स का पेपर, आई थिंक 75 मार्क्स का पेपर आया है फ्रॉम ओनली सोसाइटी. एंड पॉवर्टी कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट इट इज फ्रॉम योर GS2 सिलेबस ऑल्सो. तो वी विल बी कवरिंग दीज 2 एरियाज ऑल्सो. लेट्स गो. अब पॉवर्टी से पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक रिपोर्ट आती है. ठीक है, हाउ डू दे डिफाइन कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. उसके बाद हम वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी. ये बोलता है कि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, ह्यूमन शुड हैव opportunities to achieve whatever they want in life. as जितनी opportunities होंगी उसके पास, उतना ज्यादा वो developed है. then they talk about individual freedom. how much independence do you have. अगर opportunities की बात करें, क्या मेरे पास इतना पैसा है, क्या मेरे पास ये opportunity है that I can go and study in IITs, can I afford that coaching, can I afford, if I want to be an IAS, can I afford the coaching of 1.5 lakh of UPSC coaching. तो मेरे पास, the moment I don't have money, I'm losing on that opportunity. फ्रीडम की बात कर लेते हैं. फ्रीडम मतलब कि अगर एज अ वुमेन डू आई हैव द फ्रीडम टू वॉक ऑन डेली स्ट्रीट्स लेट एट नाइट आफ्टर 11 एट नाइट अलोन. अगर मुझे कोई काम करना है, मान लो मैं ऑफिस से वापस आ रही हूँ 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, डू आई फील सेफ, डू आई हैव दैट फ्रीडम. डजंट दैट रिड्यूस मी टू अ सेकंड क्लास सिटीजन इफ आई डू नॉट हैव दैट फ्रीडम. ठीक है, और थर्ड आता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी, the food I am eating, is it nutritious enough or am I anemic? 50% of population in India, whether it be males or females, they are anemic. They have iron deficiency, health issues हैं. एजुकेशन के मामले में देखो कितना लिटरेसी रेट है हमारा, अराउंड 75% के अराउंड है. ठीक है, वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.35 बिलियन पीपल और मोर देन दैट. तो उसमें अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ $5 trillion इकोनॉमी, वी आर एन इमर्जिंग सुपर पावर, तो आर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो 75% पीपल आर लिटरेट, उसके बाद 25% आर इलिटरेट.
और कोई डायमेंशन ले लो, पैंडेमिक में हमारी क्या हालत हुई थी, हमने लॉकडाउन लगाया तो पीपल सफर्ड। तो पीपल हु वर लिविंग ऑन द एज, हु वर जस्ट ऑन द एज, हैंड टू माउथ जो चल रहा था, दे सफर्ड, डेली वेज लेबरर्स दे सफर्ड। तो उनकी ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी लो, दे वर लिविंग ऑन द एज, दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट राइस, ठीक है, जो अनाज चाहिए, अनाज बंद हो गया बिकॉज लॉकडाउन लगा है। दे वर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उनको नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट तो दूर की बात है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो वन पैरामीटर ऑफ ह्यूमन development that is considered in your human development index. So what is poverty now? Can we define poverty now? Poverty here would be the exact opposite, the inability, the lack of opportunities, the inability for an individual to access these opportunities, the lack of these human opportunities, the freedoms, the quality of life. तो अभी तक आपको लगता होगा कि पॉवर्टी इज जस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम, कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम है, if that is below a certain minimum level, then you are poor. But this is defined just in terms of money, just in terms of wealth. So this is a narrow definition of poverty. A wider definition of poverty is when you include other things also. Because अगर ये चीज नहीं है तो आपकी you are being deprived, you are being cut off from certain अपॉर्चुनिटीज, सर्टेन फैसिलिटीज गिवन बाय द सोसाइटी। एंड जब आप उस चीज से साइडलाइन होते हो, सोसाइटी के एक जो कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उससे साइडलाइन होते हो, देन यू एक्चुअली बिकम पुअर। तो पॉवर्टी अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक डेफिनेशन लेके चलते हो, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट। व्हेन यू स्टडी अ थिंग, समथिंग कॉल्ड पॉवर्टी फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल एंगल, you take all the other things also, your education, your health, your other facilities, your caste, your religion, which are actually depriving you of becoming a member of the mainstream of Indian society, ठीक है, mainstream part of। अब यहाँ पे पॉवर्टी को हमने थोड़ा वाइड डिफाइन किया ना। व्हाट इज, एक और टर्म हमें सुनने में आती है, डेप्रीवेशन, डिप्राइव्ड। व्हाट इज डेप्रीविएशन? थोड़ी मैंने यहाँ पे आपसे बात करी है डेप्रीविएशन की। डेप्रीविएशन मतलब कि यू डोंट ओन समथिंग, सम कुछ लैक ऑफ समथिंग, यू आर डिस्पोजेस्ड ऑफ समथिंग, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। एंड उस समथिंग में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ। तो generally agar if somebody asks you what is the relation between poverty and deprivation, you say that deprivation is actually a superset of poverty. Poverty comes under, it is a part of deprivation, it's a subset of, and इसमें other disadvantages आ जाती हैं, ठीक है। Pardon my handwriting. पॉवर्टी, अब यहाँ पे जब मैं पॉवर्टी बोल रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेफिनेशन, इनकम के टर्म्स में। एंड यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट अदर डेप्रिवेशंस, अदर डिसएडवांटेजेस, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, और समथिंग एज बेसिक एज एंट्री टू, मान लो एंट्री टू टेम्पल्स, पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है, वर्शिप, या फिर एंट्री टू पब्लिक स्फीयर्स ऑल्सो, एंट्री टू मॉल। देखो मॉल में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। इफ अ पोअर पर्सन, if a person who's wearing shabby clothes, if a person who has not taken bath for a few days and he is wearing old clothes and he is smelling and he wants to go to a mall, the security guard would stop him there and then, and he would not allow him entry, even though he has good intentions. He maybe he wants to just explore the place, he just wants to have a look at it,
but he will be stopped there. So the entry to mall is limited to only a certain section of society, the other section of society, because they are poor, and as a result of that they are also deprived of other facilities, other things provided by the society. मॉल में जाने का पैसा तो नहीं लगता है, तो कुछ लोगों को डिनाई क्यों किया जाता है? जस्ट बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस. ये है एग्जाम्पल. तो डेप्रीविएशन इज अ वाइडर टर्म. ठीक है, इसमें हम दो तरह की डेप्रीविएशन मैं आपको बता देती हूं. फर्स्ट इज मल्टीपल डेप्रीविएशन. मान लो यू आर अनएम्प्लॉयड, नौकरी नहीं है आपके पास, यू आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अनएम्प्लॉयड, यू लेफ्ट योर प्लेसमेंट्स, you don't against your parents wish, you don't want to work and you want to study further. तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कौन सी और deprivations you will be suffering from? If somebody is unemployed, can he have access to health? मेरे को पैसा चाहिए होगा, मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है. इवन इफ आई गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई हैव टू पे. हेल्थ, एजुकेशन, और क्या चीजें हो सकती हैं? माई सोशल लाइफ, सोशल कनेक्शंस. तो मल्टीपल डेप्रेशन मतलब कि एक चीज actually brings out other problems, other deprivations in our society also. The lack of health facilities, the lack of good educational facilities, the lack of good social connections. People who have IAS or IPS officers in their family only, they will be better guided in terms of UPSC preparation than people who are don't have any bureaucrat in their family, so they will be dependent more on coaching institutes to guide them, to mentor them. So social connections also matter. ठीक है, if you want to start a business but you do not have any person who works in the same sector, मान लो मेरे को फूड रिटेल सेक्टर में एक स्टार्टअप खोलना है, मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है, तो हाउ वुड आई गेट टू नो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आई कैन डू व्हेन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस, व्हेन आई गो फॉर माय ओन स्टार्टअप? तो सोशल कनेक्शंस. इफ आई कम फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, आईआईटी से आती हूँ, आई विल हैव बेटर कनेक्शंस यहाँ पे. ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट या कोई भी, इवन इफ यू गो टू a good institute or you do not go, you are losing some advantages which would have actually helped you in achieving a better status in society, in climbing that social ladder. ठीक है, तो ये होती है मल्टीपल डेप्रिवेशन, वन लीड्स टू अनदर. दूसरा है ट्रांसमिटेड डेप्रिवेशंस. ऐसी डेप्रिवेशन, ऐसी चीजों से आप डिप्राइव्ड हो विच इज बिकॉज आपके पेरेंट्स के पास वो चीजें नहीं थी तो आपके पास भी नहीं है. ट्रांसमिटेड मतलब इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आपके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास 10 किले जमीन नहीं है, तो आपको भी नहीं हेरिडिटरी विरासत में मिली, लैंड हो गया. और इफ योर पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड, तो education level pe you will have to struggle more, you will be dependent on the teachers in your school, and if they are not good, you on your own, it would be a big task for you to perform academically. तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ योर पेरेंट्स. देन यहाँ पे अगेन सोशल कनेक्शंस भी आ जाता है. ठीक है, if you have somebody in your family only who is excelled, who has went to IIT or who has went to Harvard Business School, then you have a clear cut path. They will tell you how to study, what to include in your application, क्या क्या लिखना होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कैसे परफॉर्म करना है, so that you get day one placement in IITs or you get admission in Harvard Business School. So these things, the things which are transmitted from your parents to you, the kind of deprivations which are transferred from your parents to you, this is ट्रांसमिटेड डेप्रीवेशन, जनरेशन टू जनरेशन जो जा रही है. ठीक है, अब इसमें पॉवर्टी का एक, जब भी पॉवर्टी पे एक सवाल आएगा
I have told you the relation between poverty and deprivation and the type of deprivation. अब पॉवर्टी का एक साइकिल होता है, ये आप हमेशा बना के आओगे वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी. इट्स अ विशियस सर्कल. जनरेशन टू जनरेशन क्यों पॉवर्टी ट्रांसफर होती है, वाई कांट वी ब्रेक इट, उसके रीजंस है. इट्स अ सिस्टमैटिक पॉवर्टी. इंडिया, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, द पॉवर्टी इज सिस्टमैटिक. पीपल, no matter how they struggle on their individual level, they are not able to come out of this cycle of poverty. जैसे कहते हैं ना, चक्रव्यूह में फंस गए हैं वो. तो लैक ऑफ इनकम अगर है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स, यू टेल मी, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स और व्हाट कैन बी द डेप्रिवेशंस, व्हाट कैन बी द लैक ऑफ थिंग्स यू कैन अज्यूम, यू कैन इमेजिन बिकॉज यू डोंट हैव इनकम. बताइए. अगर आपके पास इनकम नहीं है, यू विल हैव प्रॉब्लम इन ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड. खाने के रोटी, स्पेशली डेली वेज लेबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके घर पे दाल नहीं बनती है, सब्जी नहीं बनती है, वो प्याज के साथ खा लेते हैं रोटी या अचार के साथ खा लेते हैं. तो यू विल हैव प्रॉब्लम इन एक्सेस टू फूड, इन एक्सेस टू हेल्थ, इन एक्सेस टू योर किड्स. जो चाइल्ड लेबर होती है वो इसीलिए होती है बिकॉज द पेरेंट्स डोंट हैव इनफ मनी टू सेंड देम टू स्कूल्स. ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अब अगर ये प्रॉब्लम चलती रहे, लंबी चलती रहे, तो क्या होगा, दिस विल बिकम एन इशू ऑफ हंगर, दिस विल बिकम एन इशू ऑफ लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट. बड़े इशू बन जाएंगे. एक दिन खाना नहीं मिला, ठीक है, एक दिन हेल्थ खराब हुई, कोई बात नहीं, कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाए, दैट इज फाइन. बट व्हेन दिस इज क्रॉनिक, व्हेन दिस गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस बिकम्स बिग इश्यूज ऑफ हंगर. हंगर तो एक पूरा क्रॉनिक इशू हो गया ना, इट्स अ फिनोमिनन. ये प्रॉब्लम हुई. अब अगर ये लंबी चलती है, ये लंबी चलती है, तो मान लो हंगर बहुत लंबी चल गई, आपकी हेल्थ बहुत टाइम तक खराब रही, तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. इट कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन ऑल्सो. लंबा, आपकी कद नहीं बढ़ा, आप अंडर वेट हो. ठीक है, इट कैन लीड टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी नहीं मिल रही थी, आगे भी नहीं मिल रही है. ये प्रॉब्लम आगे आगे बहुत बड़ी बनती जा रही है बिकॉज हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं किसी भी स्टेज पे. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं क्योंकि द women, the mother is not well educated, या mother is not getting proper nutrition. Maternal mortality rate is very high in India because while giving birth the mother has iron deficiency, she is anemic, so she does not have the strength to give birth, and while giving birth she dies in the during or after she is given the birth. तो इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. We are trying to control that, and that is directly linked to, in especially in India's case, that is directly linked to poverty in India. ठीक है, लोग चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे हैं इस चीज से. फिर अब देखो फिर क्या हो रहा है, अब ये सारी चीज घूम के यहां पहुंचती है. यहाँ पे अगेन अनस्किल्ड लेबर क्रिएट होगी. जब उनके बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम मिलती है, दे विल बी अनस्किल्ड लेबर. अनस्किल्ड लेबर कहाँ होती है, मनरेगा में. अगेन अनएजुकेटेड रह गए, अनस्किल्ड रह गए, दे विल अगेन बी वर्किंग एज अ डेली वेज लेबरर इन मनरेगा, एंड देन अगेन दे विल हैव लो इनकम. कितने पैसे मिलते हैं मनरेगा में. तो दिस इज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, इसको तोड़ा नहीं जाता. ये आप डायग्राम जरूर बना के होगे व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी. ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने बात करी है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा है, एंड दे टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. डेप्रीवेशन के भी हमने टू टाइप्स देखे थे, पॉवर्टी के दो टाइप्स हैं. एंड ये जनरली दे आस्क यू अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इन योर इंटरव्यू ऑल्सो.
क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ योर GS2. वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि भाई मेरे को नहीं मतलब कि आई डोंट केयर कि व्हाट अदर पीपल इन द सोसाइटी आर अर्निंग. ठीक है, बट आई डू केयर कि इफ कैन आई वट एवर आई एम अर्निंग, एम आई एबल टू फुलफिल माई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जो मेरे को जिंदा रखने के लिए, टू लिव a certain minimum standard of life. Am I able to fill the basic necessities, basic needs of life from whatever I am earning? So this is absolute poverty. ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने बोला है that if you are earning $1.95 per person per day, then you are not poor. आप पॉवर्टी से ऊपर निकल गए. 1.95 ऑलमोस्ट $2 a day. ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो 200 रुपए की बात हो रही है, विच इज अ बिग अमाउंट इफ यू आर अर्निंग ऑन अ पर डे. ठीक है, बिग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट पॉवर्टी. पॉवर्टी के हिसाब से दिस इज अ बिग अमाउंट जो हम डिफाइन करते हैं इंडिया में. वील सी लेटर ऑन, इंडिया का केस भी देखेंगे कि इंडिया में हाउ, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम इनकम डिफाइंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, दैट अबव दैट we do not consider a person poor. What is the below poverty line here? वर्ल्ड बैंक ने बोला इतना, बट दे फेल टू कंसिडर कि ये जो अमाउंट है दिस एक्चुअली वेरीज, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा. हर सोसाइटी में इनकम को लेके या बाकी किसी तरह की डेप्रीवेशन अपॉर्चुनिटीज को लेके अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं सोसाइटी के. तो हम एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड लेवल पे एक नंबर नहीं बोल सकते जो कि हम सारी सोसाइटी में अप्लाई कर दें. इंडिया में भी अप्लाई कर दिया, मिडिल ईस्ट में भी अप्लाई कर दिया, ब्रिटेन में भी अप्लाई कर दिया, यूएस में भी अप्लाई कर दिया, बिकॉज वहां पे हर सोसाइटी के अगर अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अलग अलग सोशल नॉर्म्स हैं. ठीक है, इंडिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी. सिस्टमेटिक पॉवर्टी है इंडिया में. In developed countries like US, like Australia, like Canada, homelessness की problem है, but that is more or less because of individual failures. उसमें गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ऑल काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी. यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे फेलियर्स इन द सेंस दैट मे बी द वुमन वेंट थ्रू अ डिवोर्स. ठीक है, मे बी हर पेरेंट्स डिड नॉट सपोर्ट हर, और मे बी शी बिकेम अ ड्रग एडिक्ट, तो शी लॉस्ट हर जॉब. तो इंडिविजुअल लेवल पे जब बैक टू बैक फेलियर्स होते हैं, देन एन एवरेज यूएस सिटीजन कम्स ऑन द स्ट्रीट. इंडिया में क्या है, इंडिया में पीपल आर, द पुअर पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, दे ट्राई टू फाइंड, दे यूज देयर कनेक्शंस टू गेट सम जॉब. ठीक है, मनरेगा में भी कनेक्शंस लगा के मिल रहे हैं, फिर वहां पे दे फाइट के वी गेट आवर इनकम ऑन टाइम. दे आर वर्किंग 12 to 14 hours a day. Hard work, their individual efforts are there, but still they are not able to come out of poverty because the system, the society is as such, the policies are such that. ठीक है, फिर आती है एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करी हमने. नेक्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? that individual in comparison to other individuals in the same society, that individual is deprived of certain things, certain facilities provided by the society. जितना एक एवरेज सोसाइटी में एक एवरेज इंडिविजुअल कमा रहा है, उससे भी बहुत नीचे अगर कोई है लोग, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिवली ही इज पोअरर देन अदर पीपल इन द सोसाइटी. अब ये जो डेफिनेशन है, दिस इज मेजरली फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, इसको आप ऐसा समझ लो कि मान लो कि यू आर इन अ कॉलेज और सब 8 पॉइंटर्स 9 पॉइंटर्स हैं, तो इवन इफ यू आर अ 6 पॉइंटर, ठीक है, यू वुड फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड. ठीक है, 6 CGP है आपकी, इट इज नॉट एज लो कि आपको आपका कॉलेज डिग्री नहीं देगा. डिग्री तो मिलती है 6 पॉइंट पे भी,
बट बिकॉज एवरीबडी एल्स ऑन एन एवरेज ही आपकी क्लास में सब 8 पॉइंटर CGP इज एवरेज, you feel deprived, and this is because this is the definition taken by developed countries of the world. कि अब ब्रिटेन में देखो क्या है, ब्रिटेन सेज कि अगर if an individual is seriously below the income level of an average Britisher, सीरियसली बिलो बोला है. देखो जब आप एवरेज निकालोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी समवेयर इन द मिडल, तो सम पीपल वुड ऑलवेज बी बिलो इट, बट एवरेज से अगर बहुत ज्यादा नीचे हैं लोग, दैट शुड नॉट बी द केस इन डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली. मान लो कि एवरेज ब्रिटिशर की मंथली इनकम कुछ भी मान लो, लेट्स से $6,000, लेट्स से, और कुछ लोग हैं जो 5,000 कमा रहे हैं, विच इज फाइन, 4,000 कमा रहे हैं, विच इज फाइन. somebody if he is earning only $500, that is problematic, that this difference is problematic, this inequality is problematic. तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं कि दिस शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, ये गैप हटाओ. ठीक है, रिलेटिव इनइक्वालिटी, रिलेटिव पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए. ठीक है, अब यहां पे बिफोर वी मूव ऑन टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, लेट्स वी हैव सम 5-10 मिनट्स, ओके 3 मिनट्स ओनली. यहां पे आपको ग्रोथ इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी. ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, because this was given by the famous duo in economics, Amartya Sen and John Dee, who came up with the concept of welfare economics. ठीक है, इन्होंने ह्यूमन कैपेबिलिटीज पे रिसर्च पब्लिश करी थी, एंड फॉर दैट अमर्त्य सेन ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज. कि दे से कि ग्रोथ की हम बात करते हैं, जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी बढ़े, जीडीपी अगर बहुत अच्छी है तो पूरा मीडिया वाह वाही मिल जाती है, बट डू यू थिंक ग्रोथ इज एन एंड इन इटसेल्फ? अब in a country like India, which is highly unequal, the richest people, the richest 1% or richest 10%, they are contributing very high to the GDP. But the lowermost strata, 47% of Indians are employed in agriculture, ठीक है, at meager wages, very low income. तो growth जो हो रही है, that does not actually reflect that the lowermost strata who are employed in agriculture section, almost 50% of the population, they are also getting the benefits of growth. Maybe only a few people, only the top 10% of Indian population is actually contributing and hence benefiting from this growth story of India. तो ये क्या कहते हैं कि growth is not a means, humans should be the means. If GDP is very high but we are performing poorly on Human Development Index, on World Happiness Index, then there is a problem. If we are having a triple digit rank, तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ अ कंट्री. तो वो कहता कि गोल, ग्रोथ को लिंक ग्रोथ विद ह्यूमन कैपेबिलिटीज. ग्रोथ से इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ मीन्स टू एन एंड. ग्रोथ के थ्रू हमें ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज करनी है. ये पॉइंट है. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं कि इंडिया में लेटेस्ट आई विल टेल यू, रंगराजन कमेटी जो थी 2011-12 की, उन्होंने बोला था कि 29.5% ऑफ इंडिया इज पोर. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडिया इज पोर. बहुत शुरू में, आज से 8-10 साल पहले क्वेश्चन आया था यूपीएससी में तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस पे GS2 में. सो रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस लेटेस्ट हैं, दिस यू शुड नो. 29.5% उन्होंने बात करी थी. व्हाट आर द रीजंस इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी के मेजर रीजंस क्या है? लेट्स डिस्कस फटाफट. फर्स्ट इज कास्ट. कास्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पॉवर्टी.
in India. Then we have population की problem है, overpopulation. Then we have third is people are over employed in agriculture. ठीक है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं, या इट्स वेरी लिमिटेड. इधर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर जीडीपी इज बाय सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर की हार्डली 14 to 17% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्लक्चुएट करती है. पीपल आर गोइंग फॉर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. दैट इज for a work that can be done by one person in agriculture, 4 people are employed. So that means individually they are getting very less. ठीक है. फोर्थ पॉइंट आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज. देखो, बिफोर लिबरलाइजेशन अगर हम बात करें, साउथ कोरिया एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द सेम ईयर, बट साउथ कोरिया बाय द टाइम इट रीच 2000s, इट रीच द 21st century, they were highly developed. ऑन द अदर हैंड 1980s तक 1990s तक हमारे यहाँ लाइसेंस राज था. ठीक है, हर चीज, कोई भी इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस लगाना है. तो आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, ऑल्दो उसके बाद इनइक्वालिटी बढ़ी है, ठीक है, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज बिकेम मोर लिबरल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, लाइसेंस राज खत्म हुआ. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेड अ बिग रोल. तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जो इंडिया की पॉवर्टी में दे हैव अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक रोल टू प्ले. एंड इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हैं, वी हैव पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. But still again, let's go back to the first slide where I said that all liberal democracies, they want to have equality, they want to remove poverty, but they do not want to take any radical action. Slowly gradually होती रहेगी remove. तो हमारे poverty alleviation programs भी ऐसे हैं. We have Prime Minister Awas Yojana, we have public distribution system, we have क्रॉप बीमा योजना फॉर फार्मर्स, प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना है. तो दीज आर टारगेटिंग द लोअर मोस्ट स्ट्रेटा सो दैट दे कुड कम आउट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, वी हैव मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया है, एससीज को स्पेशली टारगेट किया गया है यहाँ पे सो दैट दे गेट लोन्स. तो द क्रेडिट सिस्टम ऑल्सो, फार्मर्स को क्रेडिट टाइमली मिले. तो दीज इनिशिएटिव्स आर देयर बट दे आर नॉट अप टू द मार्क. दे do not, we can't visualize India out of poverty in the next 15 years. हमारे SDG sustainable development programs हैं that by 2030 there will be no poverty. But do we think, are we on track? The latest report, go to the latest report SDGs की are we on track that we will be able to eliminate poverty by 2030? पूरे वर्ल्ड की पॉवर्टी 2030 तक एलिमिनेट नहीं होगी, इंडिया की तो छोड़ो. ठीक है, तो ये these are the problems, these are things we have to think about.